तुम दोनों अंदर कैसे आ गए? वो भी बिना किसी से पूछे। ये शब्द थे शालिनी के, जो शेखर आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी थी। वो मुंशी जी की पहचान से बिल्कुल अनजान थी। मुंशी जी एक साधारण इंसान की तरह खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं यहाँ इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूँ, मुंशी जी ने शांति से कहा। शालिनी की भौहें तन गईं। मिस्टर अभिनव गुप्ता इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं, उसने तीखी आवाज में कहा। और वो तुम जैसे सेल्समैन से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते। अब यहाँ से निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। सिक्योरिटी का नाम सुनते ही माहौल में तनाव आ गया। उसी वक्त गौतम के फोन पर अवनी का कॉल आने लगा। वो तेजी से फोन निकालने ही जा रहा था कि उसका मोबाइल लो बैटरी के कारण स्विच ऑफ हो गया। गौतम ने परेशान होकर अपना फोन देखा। ये क्या हो गया, वो मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन इस वक्त उसे मुंशी जी की मदद करनी थी। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? गौतम ने आगे आते हुए पूछा। शालिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाया। ये जोधपुर के मुंशी जी हैं। मुझे लेट हो रहा है। गुप्ता जी को बुलाइए प्लीज। शालिनी ने अपना फोन उठाया, लेकिन मुंशी जी को बुलाने के बजाय वो सिक्योरिटी को कॉल करने लगी। अभिनव गुप्ता अपने केबिन में काम में व्यस्त था, लेकिन वो मुंशी जी को अच्छे से जानता था। दरअसल आज कंपनी का मालिकाना हक बदलने वाला था, और ये सब कुछ मुंशी जी की वजह से ही हो रहा था। अभिनव को जब पता चला कि मुंशी जी रिसेप्शन पर फंसे हैं, तो वो अपना सारा काम छोड़कर तुरंत बाहर आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना आ गया था। देखो, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। शालिनी की आवाज में घमंड था। मिस शालिनी, अभिनव की तेज आवाज गूंजी। ये तरीका है आपका गेस्ट से बात करने का? शालिनी चौंक गई। सॉरी सर, लेकिन ये लोग बिना अपॉइंटमेंट के, उसने अपनी सफाई देनी चाहिए। शट अप। अभिनव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। शालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। ऑफिस में उसकी इस तरह से बेइज्जती पहली बार हुई थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन दो साधारण से दिखने वाले लोगों में ऐसा क्या खास था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और शेखर आनंद को यह सारी बात बता दी। शेखर आनंद कंपनी का असली मालिक था, या कम से कम कल तक था। वहीं दूसरी तरफ गौतम मुंशी जी के साथ ऑफिस की फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा हुआ था। कागजातों का ढेर लगा था। मुंशी जी बड़े ही धीरज से हर एक पेज पलट रहे थे। गौतम बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा था। 4 बज चुके थे। अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे रह गए थे। 2 घंटे में उसे पैसों का इंतजाम करके अवनी के पिता को जेल जाने से बचाना था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर ऑफिस से बाहर जाने लगा, उसे बाहर एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत गुस्से में था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसके पीछे पीछे एक खूबसूरत लड़की भी आ रही थी। यह सब यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने तेज आवाज में पूछा। ये शेखर आनंद था और उसके साथ उसकी सेक्रेटरी शालिनी थी। अभिनव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को चेयरमैन कहलाने लगे। शेखर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। और शालिनी को फायर कर दिया। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल। शेखर ने अभिनव का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन अभिनव शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैंने मिस्टर अभिनव को यह पावर दी है। मुंशी जी आगे आए, और आज से वही इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मुंशी जी की आवाज में अजीब सा अधिकार था। शेखर ने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया और मुंशी जी की तरफ मुड़ा।
अच्छा, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो? शेखर ने व्यंग्य से पूछा। और इस कंपनी के अंदर जबरदस्ती कैसे घुस आए? मुंशी कमलस्वरूप। मुंशी जी ने अपना नाम बताया। ये नाम सुनते ही शेखर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमलस्वरूप, जोधपुर का सबसे ताकतवर नाम, राठौड़ परिवार के सबसे भरोसेमंद आदमी। शेखर के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि मुंशी जी खुद यहाँ आएंगे। मिस्टर कमलस्वरूप, आपने मुझे पहले नहीं बताया। शेखर की आवाज में अब विनम्रता आ गई थी। आप मुझे पहले इन्फॉर्म करते तो। हाँ, एक काम करते हैं, आप मेरे केबिन में चलिए, वहां चलकर बात करते हैं। शेखर ने घबराहट में कहा। हाँ? शेखर ने फिर से आग्रह किया, लेकिन मुंशी जी की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मिस्टर आनंद, बातचीत का वक्त निकल चुका है, मुंशी जी ने साफ शब्दों में कहा। इस कंपनी के आड़ में आप क्या काले धंधे चला रहे हैं, हमें अच्छे से पता है। ये लीजिए। गौतम ने उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया। शेखर ने कांपते हाथों से वो लेटर खोला। उसमें साफ लिखा था कि कंपनी का नया ओनर अब गौतम था। शेखर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। मुंशी जी, मिस्टर गुप्ता आपसे बात करनी है। गौतम ने शांति से कहा। आइए। केबिन के अंदर आते ही गौतम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। वक्त निकलते जा रहा था। उसके दिल में अवनी और उसकी फैमिली के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। हर एक सेकंड कीमती था। उसे जल्दी से जल्दी पैसों का चेक लेकर निकलना था। इस कहानी में एक साधारण दिखने वाला घर जमाई असल में करोड़पति निकला। कबीर जैसे शातिर इंसान का काला चिट्ठा खुला और गौतम ने बिना अपनी असलियत बताए अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाई। लेकिन असली खेल तो आखिर में है, जब ज्वेलरी शॉप में गौतम की असली ताकत सामने आई। मिस्टर अभिनव, आज से आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। गौतम ने औपचारिक रूप से घोषणा की। इस कंपनी के सारे फैसले आप ही लेंगे। अभिनव गुप्ता का चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा सर। अभिनव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुड। गौतम ने सिर हिलाया। और शेखर आनंद और कबीर आनंद का सारा कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। गौतम की आवाज गंभीर हो गई। उन्होंने बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उनके जेल जाने का वक्त आ गया है। अभिनव ने समझदारी से सिर हिलाया। आप टेंशन मत लीजिए सर, मेरे पास उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, मेरे लॉकर में। अभिनव ने कहा। मुझे पता था इनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था सर। आज मैं आपको सारे सबूत दे दूंगा सर। नाइस। गौतम ने संतुष्टि से कहा। मुंशी जी, मुझे देर हो रही है, मेरा चेक दे दीजिए। थैंक यू। गौतम ने जल्दी से कहा। मुंशी जी ने अपनी जेब से चेक निकाला और गौतम की तरफ बढ़ाया। तभी मुंशी जी के फोन पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड का कॉल आ गया। फोन उठाते ही मुंशी जी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो हैरानी से गौतम को देखने लगे। हुकुम, अवनी अभी अभी कबीर आनंद के कमरे में गई है। बॉडीगार्ड की आवाज में तनाव था। गौतम का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो यह बात अच्छे से जानता था कि कबीर ने अवनी को अपने केबिन में क्यों बुलाया था। उसके केबिन में एक ऐसा ड्रग रहता था जिसे वो हर लड़की पर इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाता था। ऑफिस में बहुत सारे लोग इस सच्चाई से वाकिफ थे, लेकिन सभी लोग कबीर और शेखर के खिलाफ आवाज उठाने से डरते थे। आज कबीर कंपनी के नए मालिक गौतम के गुस्से का शिकार होने वाला था।
कम इन, गौतम ने तेजी से कहा। मुंशी जी की बात सुनते ही गौतम चेक लेकर कबीर के केबिन की तरफ चला गया। उसके कदम तेज थे, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुंशी जी ने पीछे से कहा। हुकुम यह मामला खुद देख लेंगे। और हाँ, हुकुम की असली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, मुंशी जी ने जोर देकर कहा। चिंता मत कीजिए मुंशी जी। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा। ऐसी कोई बात नहीं होगी। जी मुंशी जी, अभिनव ने भी आश्वासन दिया। लेकिन गौतम का ध्यान अब सिर्फ अवनी पर था। वो तेजी से कबीर के केबिन की तरफ बढ़ा। उधर कबीर के केबिन में अवनी बेचैनी से खड़ी थी। कम सो कैसे आना हुआ? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अवनी ने कबीर के केबिन में आते ही उसे सारी बात बता दी। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसे अपने पिता के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और कबीर ने मदद करने का वादा किया था। गौतम की आंखों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर एक सेकंड उसे भारी लग रहा था। अवनी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे भी नहीं बता रही हो। गौतम मन ही मन परेशान हो रहा था। हमें यह सब तो तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो अपने आप से बात कर रहा था। केबिन के अंदर कबीर ने अपनी अलमारी से एक महंगी बोतल निकाली। इट्स नो कबीर, मैं ड्रिंक नहीं करती, अवनी ने हाथ हिलाते हुए कहा। ये क्या बात हुई? कबीर ने नजदीक आते हुए कहा। तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हें एक ड्रिंक तो लेना पड़ेगा। नहीं कबीर, मुझे बस पैसे लेकर जल्द से जल्द शॉप पर पहुँचना है, अवनी ने साफ मना कर दिया। ओह हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना, कबीर ने व्यंग्य से कहा। मैं अभी तुम्हें चेक देता हूँ। वेट, कबीर ने अपनी टेबल की दराज खोली। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। वो शीशी ड्रग से भरी थी। उसने चालाकी से ड्रिंक के ग्लास में वो ड्रग मिला दिया। और तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। कबीर ने ग्लास अवनी की तरफ बढ़ाया। थैंक्स कबीर, पर मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, अवनी ने फिर से मना किया। हाँ, मैं तुम्हारे पैसे जितना जल्दी हो सके वापस कर दूंगी, मुझे पैसों की परवाह नहीं। कबीर धीरे धीरे अवनी के करीब आने लगा। उसकी आंखों में उसकी मंशा साफ दिखाई दे रही थी। यू नो अवनी, तुम्हारे पापा को आज जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, एक्सेप्ट मी, कबीर ने कहा। कम ऑन अवनी, जस्ट वन ड्रिंक। ड्रिंक लो, चेक लो और जाओ। इतना क्या सोचना है? कबीर की आवाज में दबाव था। अवनी के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पिता की जान दांव पर थी। कबीर, ड्रिंक करने के बाद वो तुम पक्का मुझे चेक दे दोगे ना? अवनी ने कांपती आवाज में पूछा। ऑफ कोर्स, पैसा मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। कबीर मन ही मन अवनी के साथ रात गुजारने का प्लान बना चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अवनी के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ग्लास अपने होठों के पास पहुंचने से पहले ही उसे दरवाजे की जोरदार आवाज सुनाई दी। धड़ाम! दरवाजा इतनी जोर से खुला कि उसकी आवाज पूरी मंजिल पर गूंज गई। अवनी के हाथ में ड्रिंक का ग्लास देखते ही गौतम गुस्से में कबीर को देखने लगा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसकी सांसें तेज थीं। कौन है बे तू? कबीर चौंक गया। वो अंदर कैसे आया? गौतम! अवनी ने राहत की सांस ली। गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अगर यहाँ नहीं पहुँचता तो ये तुम्हारे साथ ना जाने क्या कर रहा होता, गौतम ने गुस्से से कहा। गौतम, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अवनी ने कहा। मैं यहाँ कबीर से मदद मांगने के लिए आई हूँ।
तुम नहीं जानती कितना गिरा हुआ इंसान है ये। गौतम ने अवनी की आंखों में देखा। ओहेलो, बहुत हुआ तेरा। कबीर आगे आया। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं तो कभी ये मेरे हस्बैंड हैं। अवनी ने बीच में कहा। तो यही है वो घर जमाई। कबीर ने हंसते हुए कहा। हाँ अवनी, इससे कहो अभी के अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे। कबीर ने धमकी दी। नहीं तो आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पर अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी ने मेरे केबिन में घुसने की कोशिश की थी। कबीर ने कहा। उसकी फैमिली वाले उसकी लाश आज तक ढूंढ रहे हैं। गौतम। अवनी घबरा गई। गौतम प्लीज कबीर से माफी मांग लो ना। इससे माफी मांगू? गौतम ने अवनी को देखा। हमें इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये खोखली धमकियां दे रहा है। यह भौंकने वाला कुत्ता है। काटेगा नहीं। कुत्ता। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 2 टके घर जमाई। अब देखिए कुत्ता क्या करता है। आज के आज तेरी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना तो मेरा नाम भी कबीर आनंद नहीं। गौतम। अवनी चिल्लाई। हेलो इंस्पेक्टर शिवा। कबीर ने अपना फोन निकाला। मैं कबीर आनंद बोल रहा हूँ। अभी के अभी जेरेट आई पर आइए। किसी की चमड़ी उधेड़नी है। कबीर ने पुलिस को कॉल कर दिया। गौर अवनी, ये चेक तो तुम भूल ही जाओ। कबीर ने व्यंग्य से कहा। आज ये जेल जाएगा। तब आप कैसे संभालेंगे यह सब? कबीर। अवनी आगे आई। मैं गौतम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज। नहीं अवनी। कबीर ने सख्ती से कहा। आज इसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली तुम उसके बाद मेरी हो जाओगी। कबीर की आंखों में गंदी चमक थी। गौतम से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक झटके में अपना हाथ उठाया। थप्पड़। कबीर के गाल पर गौतम का हाथ पड़ा। इतनी जोर का थप्पड़ था कि कबीर लड़खड़ा गया। गौतम, ये तुम क्या कर रहे हो? अवनी चिल्लाई। तुम जानते नहीं हो ये। यू फिनिश्ड मैन। कबीर ने अपने गाल पर हाथ रखा। ये थप्पड़ मारना बहुत महंगा पड़ेगा। डैड। कबीर ने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। इस कुत्ते ने आपके बेटे को थप्पड़ मारने की कोशिश की है। कबीर ने अपने पिता को फोन किया। लेकिन कबीर को क्या पता था कि उसके पिता की हालत इस वक्त क्या थी। दूसरी तरफ शेखर आनंद पुलिस इंस्पेक्टर के साथ खड़ा था। उसके चारों तरफ पुलिस वाले थे। लेकिन कबीर की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली तूफान तो तब आने वाला था जब गौतम के ससुराल वालों को पता चलेगा कि उन्हें किसने बचाया। अपने पापा को इस हालत में देखकर कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि उसे यह बात समझ में आती, हवलदारों ने उसे पकड़कर हथकड़ी पहना दी। उन्होंने उसे घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर। कबीर चिल्लाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मिस्टर कबीर आनंद। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को लोगों को लूटने और उनके साथ फ्रॉड करने और बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। डैडी, ये क्या बकवास कर रहा है? कबीर ने घबराहट में पूछा। लेकिन शेखर आनंद के मुरझाए हुए चेहरे ने सारी सिचुएशन बयां कर दी। उसकी आंखों में हार थी। अवनी को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें गौतम और कबीर के बीच घूम रही थीं। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी को ये ड्रिंक पिलाने की कोशिश की। गौतम ने ग्लास की तरफ इशारा किया। और इसमें कुछ ड्रग्स भी डाले हैं। प्लीज चेक कर लीजिए। यह बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने अपना रुमाल निकाला।
उसने रुमाल को ड्रिंक में डुबाया। थोड़ी ड्रिंक अपने रुमाल में डाल दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जब रुमाल का रंग सुर्ख नीला पड़ने लगा तो सभी हक्के बक्के रह गए। आपने सही कहा मिस्टर गौतम, इंस्पेक्टर ने कहा। इस ड्रिंक के अंदर ट्राइजोलम नाम का एक ड्रग है जो बेहद ही खतरनाक है। हवलदार, एविडेंस के साथ ले चलो दोनों बाप बेटे को। जेल की हवा खाएंगे तो दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तुम ऐसे नहीं कर सकते, कबीर ने चिल्लाया। मुझे अभी कमिश्नर से बात करनी है। ड्रिंक में ड्रग की बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन हिल गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। आज कबीर के काले चिट्ठों का टाइम पूरा हो चुका था। अब गौतम के पास बताने के लिए बहुत सारी बातें थीं, लेकिन वो इस वक्त अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गौतम ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। गौतम ने अपनी जेब से 30 लाख का चेक निकालकर अवनी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखो डैडी जी को बचाने के लिए मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किया? अवनी ने हैरानी से पूछा। गौतम अगर सच बताता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे खामोश रहा। गौतम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अवनी ने फिर से पूछा। तुम्हें ये चेक किसने दिया? वो मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। गौतम ने झूठ बोला। उसकी कंपनी में बहुत सारा फायदा हो गया था, उसने मुझे उधार दे दिया। अवनी हैरानी से उस चेक को देख रही थी। उस चेक पर 30 लाख की रकम लिखी थी। हम ये पैसे आराम से वापस कर सकते हैं, गौतम ने समझाया। उसे पैसों की जल्दी नहीं है। अवनी अभी भी चेक को घूर रही थी। 40 मिनट बचे हैं। गौतम ने घड़ी देखी। हमें शोरूम चलना होगा, तुम लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वो दोनों तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अनिल और गीता शोरूम के एक कोने में बैठे थे। 2 हट्टे-कट्टे गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। सभी को सिर्फ मैनेजर के कमांड का इंतजार था। साथ ही मैनेजर ने कमिश्नर को फोन करके शोरूम आने के लिए भी कह दिया था। 10 मिनट रह गए हैं। मैनेजर ने घड़ी देखी। और तुम्हारे दामाद और बेटी भी गायब हैं। मुझे नहीं लगता तुम लोग पैसे दे पाओगे, इसीलिए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अवनी बेटा, अनिल ने फोन पर कहा। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ, मेरा तो जी गले तक आ गया है। मॉम डोंट वरी, अवनी की आवाज आई। ये रहा चेक। दरवाजा खुला और अवनी तेजी से अंदर आई। देखा? गीता ने राहत की सांस ली। मैंने कहा था ना, कबीर हमारी मदद जरूर करेगा। बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, पूरा सोने का खरा है। यह तुम्हारे गौतम जैसा नहीं है। देखो गौतम, मैनेजर ने चेक देखा। दिखाई दे रहा है ये चेक। ये तुम्हारी औकात से बाहर की बात है। कबीर मेरी बेटी का दोस्त है। गीता ने गर्व से कहा। मेरी बेटी का? और तुम अब आज के आज ही मेरी बेटी को तलाक दे दो। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी तुम्हारे जैसे निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। गीता की आवाज में नफरत थी। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी बेटी के लिए। गीता ने आंसू पोंछे। और तुम जैसा भूत हमारे पल्ले पड़ गया है। मॉम, अरे तू जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, अवनी ने कहा। दरअसल वो, तू चुप ही रह, गीता चिल्लाई। तुझे सही और गलत दिखना ही बंद हो गया है। ये आदमी तेरे पल्लू से बंधा गया है, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है? कबीर का नाम सुनकर अवनी को ड्रिंक वाली बात याद आ गई।
मॉम, ये पैसे मुझे गौतम ने दिए हैं। अवनी ने साफ कहा। कबीर ने नहीं। गीता चुप हो गई। अच्छा? अनिल ने हैरानी से पूछा। इसका ऐसा कौन सा दोस्त आ गया जिसने इस भिखारी को इतने सारे पैसे दे दिए? चल कॉल लगाओ, अनिल ने कहा। अभी के अभी अपने दोस्त को कॉल लगाओ। गौतम हड़बड़ाकर अपने आसपास देखने लगा। वहीं गीता लगातार शक भरी निगाहों से उसे देख रही थी। करो अपने दोस्त को, गीता ने दबाव डाला। दरअसल मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा है, गौतम ने कहा। उसके असिस्टेंट ने मुझे ये चेक दिया है। आप लोग ये अपना फैमिली ड्रामा घर जाकर कर लेना, मैनेजर ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे चेक दे दीजिए। हाँ, अनिल ने चेक दिया। ये लीजिए। मॉम, जैसा आप कबीर के बारे में सोच रही हैं ना, वो वैसा नहीं है, अवनी ने कहा। कबीर ने पैसों के बदले मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और अगर गौतम सही वक्त पर नहीं आते ना, तो वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाता। बेटा, अनिल चौंक गया। बेटा जी? गीता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना बेटा? अनिल ने पूछा। नो डैड, अवनी ने कहा। आई एम फाइन नाउ। यही सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। अनिल ने गौतम को देखा कि गौतम ये पैसे लाया कहां से। खैर, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, गीता ने कहा। जिंदगी में पहली बार इसने कोई ढंग का काम किया है। अरे खाक ढंग का काम किया है, अनिल ने बुदबुदाया। पता नहीं कहां से मांग के लाया होगा। हमें सबके पैसे चुकाने होंगे ना। मॉम, ये सब बातें हम घर चलकर करते हैं ना, अवनी ने कहा। फिनिटर हमें ही देख रहा है। शाम हो चुकी थी। गीता गौतम के ऊपर ताने बरसाने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। घर पहुंचकर सभी अंदर गए। यहाँ खड़े मत रहो, गीता ने गौतम से कहा। मेरे लिए चाय ले आओ। जी मम्मी जी, गौतम ने कहा। और सुनो, गीता ने फिर से कहा। चाय में दूध और इलायची कम डालो। तुम्हारे बाप दादा ने कोई हमें खजाना नहीं दिया हुआ है, समझे? गौतम यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि अवनी के दादाजी हिम्मत सिंह को अपना कारोबार शुरू करने के पैसे गौतम के दादाजी ने ही दिए थे। क्योंकि एक जमाने में हिम्मत सिंह के पूर्वज मुंशी जी की तरह राठौड़ परिवार की सेवा करते थे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? गीता ने तीखी नजर से देखा। मुझे पता है तुम सारी मलाई खुद ही चट कर जाते हो। और सुनो, अगर चाय अच्छी नहीं बनी ना, तो चाय कप में नहीं, तुझ पर होगी, समझे? थैंक यू अम्मी, फॉर मनी यू कैन, अनिल ने कहा। लेकिन ये पैसों का क्या करना है? यह गौतम जहां से भी लाया है, वापस तो देने ही होंगे ना। अभी तो यही मानो कि गले में फंदा लटका हुआ है। अवनी अपनी सेविंग्स के बारे में सोचने लगी, क्योंकि उसे भी जल्दी से जल्दी गौतम से लिए पैसे वापस लौटाने थे। उसी वक्त गौतम हमेशा की तरह खाने के बारे में पूछने आ गया, क्योंकि घर में अक्सर ही गीता और अनिल की अलग अलग फरमाइश होती थी। मॉम, अवनी ने कहा, अभी के लिए हमारी जितनी भी सेविंग्स हैं, हम वो दे देते हैं। बाकी के पैसे मैं धीरे धीरे गौतम को लौटा दूंगी। ठीक है, पहले इससे भी तो पूछो, गीता ने कहा, कि इसका अमीर दोस्त बाद में हमसे बाकी के पैसे ले लेगा कि नहीं, क्योंकि सेविंग्स के तो सिर्फ 5 लाख हैं। कहीं वो मना कर दे तो? नहीं मॉम, गौतम ने कहा। उसे पैसों की फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। फिर ठीक है, गीता ने कहा, हम बाद में ही दे देंगे। लेकिन मॉम, अभी के लिए हम 5 लाख तो दे सकते हैं ना।
अवनी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, गीता ने कहा। मैं तुम्हारे नकारे पति की तरह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा गौतम, अनिल ने कहा। जब तुम पैसे रिटर्न करोगे ना अपने फ्रेंड को, तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। पिछले 4 सालों में गौतम घर का काम करने और खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसे किसी भी राजस्थानी डिश बनाने में टाइम नहीं लगता था। कुछ ही देर में सभी खाना खाकर अपने रूम में चले गए। लेकिन गौतम का काम खत्म नहीं हुआ था। वो किचन में बर्तन साफ करने में लगा था। उस गौतम ने वक्त के साथ साथ हर चीज में अपने आप को ढाल लिया था। बर्तन साफ करते हुए उसके सामने अचानक ही अवनी का चेहरा आ गया। आज पहली बार उसने अवनी की आंखों में खुद के लिए इज्जत देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराता हुआ इस बात के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। गौतम ने हाथ धोए और फोन उठाया। सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अभिनव की आवाज आई। दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर पर आपकी साइन चाहिए थी। कल कब फ्री हैं सर आप? मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगा, गौतम ने कहा। ओके सर, अभिनव ने कहा। इतनी रात को तुम फोन पर किससे बात कर रहे थे? अवनी अचानक किचन में आ गई। मैं वो क्रेडिट कार्ड वालों का बहुत फोन आने लग गया आजकल, गौतम ने झूठ बोला। किसी भी टाइम पर फोन करते हैं, बहुत परेशान कर रखा है। मैं भी परेशान हो गया हूँ इन लोगों से, अवनी ने विश्वास कर लिया। अगले दिन सुबह गौतम अपने घर का काम खत्म करके चैरियट जाने के लिए निकल गया। वो अवनी से मार्केट के काम का बहाना बनाकर निकला था, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना था। गुड मॉर्निंग सर, अभिनव का फोन आया। मैंने सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म करके मीटिंग के लिए बुला लिया है सर। आप कब तक पहुंच रहे हैं सर? मिस्टर गुप्ता, गौतम का चेहरा गंभीर हो गया। आपने किससे पूछकर ये मीटिंग रखी है? मैं नहीं चाहता कि मेरी असलियत किसी के भी सामने आए। प्लीज कैंसिल द मीटिंग। आई एम सॉरी सर, अभिनव घबरा गया। मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। गुड, गौतम ने कहा। मैं आपको आपकी केबिन में मिलता हूँ। गौतम चैरियट ऑफिस पहुंचा। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत भव्य थी। शीशे की दीवारें चमक रही थीं। गौतम ने अंदर कदम रखा। अरे जीजा साहब, एक आवाज आई। आप यहाँ? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? क्योंकि लूजर्स के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। दरअसल उसके सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, अवनी की कजिन शनाया थी। शनाया बचपन से ही अवनी को पसंद नहीं करती थी। इसकी कई वजह थीं। अवनी का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। अवनी की शादी गौतम जैसे लूजर से होने के बाद शनाया सबसे ज्यादा खुश हुई थी। 1 मिनट, शनाया की आवाज में व्यंग्य था। आज शनाया की शादी शहर के सबसे अमीर आदमी रघुवीर पंडित के इकलौते बेटे सिद्धार्थ पंडित से होने वाली थी। रघुवीर पंडित भी चैरियट के साथ मिलकर काम करता था। चैरियट की ही बदौलत उसका जोधपुर में बहुत दबदबा था। और इसी दबदबे और नाम को देखकर अवनी की दादी गायत्री देवी ने अपनी पोती की शादी सिद्धार्थ पंडित के साथ तय कर दी थी। गौतम हमेशा की तरह आज भी शनाया के ताने सुनकर खामोश खड़ा रहा। खैर छोड़ो, शनाया ने कहा। तुम क्या ही कहोगे? तुम्हारे जैसे आदमी की हमारे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं है। वेल, हम यहाँ शेखर अंकल को अपनी शादी की इनविटेशन कार्ड देने आए थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी शादी में आ सकते हो। तुम्हारे लिए वेटर का काम रिजर्व करके रख दूंगी।
आपकी शादी में मुझे वेटर बनने का कोई शौक नहीं है, गौतम ने शांति से कहा। शनाया के साथ खड़े सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गौतम के इस सिंपल से कपड़ों को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस रहा था, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि इन सिंपल कपड़ों के पीछे चैरियट का मालिक खड़ा था। अच्छा, तो ये है गौतम द घर जमाई, सिद्धार्थ ने कहा। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो ना जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलते हो। आज फाइनली दर्शन हो ही गए। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस बिल्डिंग में ना तुम्हारे जैसे लूजर्स की जगह नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पर जॉब मांगने आया था, गौतम ने धीरे से कहा। नौकरी? सिद्धार्थ हंस पड़ा। सीरियसली? यहाँ झाड़ू पोंछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। शनाया, लगता है ये गार्ड की जॉब के लिए आए हैं। ऑल द बेस्ट जीजा साहब। अवनी की कमाई से घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना। वैसे नौकरी लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक काम कर, ये ले। शनाया ने अपने पर्स से 500 का नोट निकाला। रख ले, काम आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये किसके काम आने वाला है। गौतम ने उस नोट को वापस कर दिया। इसे संभाल कर रखना, बहुत जल्द तुम्हारे काम आने वाला है। क्या कहा तुमने? सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसी बात करने की? इसके बाद जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, सोच समझकर करना, समझे तुम? क्या? सिद्धार्थ आगे आया। क्या कर लेगा बे तू? बोल, क्या करेगा? बेबी छोड़ो ना, शनाया ने कहा। किस लोफर के मुंह लग रहे हो तुम? हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी इस आदमी के पास कोई काम धंधा तो है नहीं। वहीं शनाया और सिद्धार्थ चेयरमैन के केबिन के साइड में आकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के दिमाग में अभी तक गौतम की कही हुई बात चल रही थी। छोड़ो ना बेबी, शनाया ने कहा। तुम अभी तक उस घर जमाई के बारे में सोच रहे हो? शनाया, उस घर जमाई ने गलत आदमी से पंगा लिया है, सिद्धार्थ ने कहा। वहीं दूसरी तरफ गौतम सीधे अभिनव के केबिन में चला गया। प्लीज कम सर। अभिनव ने दरवाजा खोला। थैंक यू सो मच गुप्ता जी। गौतम अंदर आया। एक बात बताइए आप, गौतम ने पूछा। ये रघुवीर पंडित और उसके बेटे सिद्धार्थ पंडित को जानते हैं? हाँ सर, जानता हूँ, अभिनव ने कहा। रघुवीर जी हमारी कंपनी के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, गौतम ने गंभीरता से कहा। आज के बाद से रघुवीर पंडित की कंपनी के साथ चैरियट ग्रुप काम नहीं करेगा। उनके साथ जो भी डील्स होने वाली हैं, सब कैंसिल कर दी जाएं और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए। अभिनव चौंक गया कि जो लोग दूसरों की इज्जत नहीं करते, हम उनके साथ काम नहीं करते, क्योंकि काम जो होता है वो औकात देखकर नहीं, हालात देखकर किया जाता है। गौतम की बात सुनते ही अभिनव समझ गया था कि गौतम ने बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी बात नहीं की है। अभिनव ने इमीडिएटली रघुवीर पंडित को कॉल लगा दिया। गौतम मुस्कुराते हुए पास में रखी चेयर पर बैठ गया। हेलो, अभिनव ने फोन लगाया। हेलो मिस्टर रघुवीर, मैं चैरियट ग्रुप का न्यू चेयरमैन अभिनव गुप्ता बोल रहा हूँ। न्यू चेयरमैन शब्द सुनते ही रघुवीर एक पल के लिए सकपका गया। यस मिस्टर गुप्ता, रघुवीर ने कहा। आपके लिए बुरी खबर है, अभिनव ने कहा। चैरियट ग्रुप आपके साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आपके साथ हमारी जितनी भी डील साइन हुई हैं, उन्हें मैं अभी के अभी कैंसिल करता हूं। डॉक्यूमेंट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बात और, अभिनव ने रुककर कहा।
चैरियट ग्रुप झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ मिलकर कभी काम नहीं करता। इससे पहले कि रघुवीर यह बात समझ पाता और कुछ जवाब दे पाता, अभिनव ने फोन काट दिया और गौतम को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ और शनाया चेयरमैन से मिलने का वेट कर रहे थे। ऑफिस के अंदर आते ही उसे पता लग गया था कि चैरियट ग्रुप का चेयरमैन अब अभिनव गुप्ता बन गया है। इस बात से सिद्धार्थ को हैरानी तो हुई, लेकिन वो अभिनव से मिलकर जानना चाहता था। बहुत देर वेट करने के बाद भी सेक्रेटरी उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट चुका था। और कितनी देर वेट करना होगा मुझे? सिद्धार्थ ने पूछा। आप एक बार चेयरमैन सर को कॉल कीजिए। मेरा नाम सिद्धार्थ पंडित है। वो शायद मेरे बारे में जानते होंगे। जैसे ही सिद्धार्थ की बात खत्म हुई, सेक्रेटरी के पास अभिनव का कॉल आ गया। अभिनव से बात करने के बाद सेक्रेटरी ने सिद्धार्थ को देखा और उसने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। जल्दी से चेयरमैन सर के केबिन पर कुछ लोग भेजो। चेयरमैन शब्द सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ गए। सिद्धार्थ और शनाया इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उनके सामने गन्स लिए बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो गए। ओ हेलो, सिद्धार्थ चिल्लाया, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इस तरह घेर कर क्यों खड़े हो? आई एम सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ पंडित, सेक्रेटरी ने कहा, लेकिन आपकी कंपनी के साथ चैरियट ग्रुप ने सारी डील्स कैंसिल कर दी हैं। और चेयरमैन सर ने कहा है कि हम झाड़ू पोछा लगाने वालों के साथ काम नहीं करते। व्हाट? सिद्धार्थ का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या बकवास है? सिद्धार्थ यह कहते हुए सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी अभी उसने यही बात गौतम से कही थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात के बारे में सोचता, उसे अचानक याद आया कि उनका आधा काम चैरियट ग्रुप की वजह से चल रहा था। अगर आज चैरियट ग्रुप उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। यह बात सोचते हुए उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया। मुझे चेयरमैन सर से बात करनी है, सिद्धार्थ ने कहा। वो अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? कहाँ है सर? मैं उनसे सिक्योरिटी बाहर निकालो इन दोनों को, सेक्रेटरी ने कहा। सेक्रेटरी की बात सुनते ही पास में खड़े लंबे गड़े गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बिठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे। यह सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, शनाया ने रोते हुए कहा। हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया, लेकिन सिद्धार्थ अभी तक दर्द के मारे चीख रहा था। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, रघुवीर की आवाज गुस्से से भरी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने चैरियट ग्रुप में जाकर क्या रायता फैलाया है जो उन्होंने हमारे साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए भेजा था या फिर यह मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, सिद्धार्थ ने कहा। मैं तो यहाँ सिर्फ शनाया के साथ कार्ड देने आया था। मैं तो चेयरमैन सर से मिला भी नहीं। शट अप, रघुवीर चिल्लाया। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? हम रोड पर आ सकते हैं। अभी के अभी वहां से निकलो और यहाँ आओ। अपनी बात खत्म कर रघुवीर ने एक झटके में कॉल काट दिया। कॉल कटने के बाद सिद्धार्थ अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखने लगा और बिना कुछ कहे बिल्डिंग के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर शनाया भी वहां से निकल गई। अचानक इतनी बड़ी बात ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया था। वो अभी तक समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या।
कार में बैठते ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है यह सब उस गौतम का ही किया धरा है, सिद्धार्थ ने कहा। शनाया तुरंत बोली, क्या? वो स्टूपिड क्या कर सकता है? उसकी औकात चैरियट ग्रुप में सफाई करने की भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो भी गड़बड़ है मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ अगले ही पल शनाया के साथ अपनी कार लेकर निकल गया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन कर अपने घर की तरफ निकल गया, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थीं। गायत्री देवी ने अपने गले में सोने की एक बड़ी माला पहनी हुई थी और हाथों में कई सारी अलग अलग तरह की अंगूठियां, लेकिन उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अनिल जब से अग्रवाल मेंशन से अलग हुआ था, तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उन्हें सोफे पर बैठा देख गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। अनिल और अवनी एक दूसरे को देख रहे थे। उसी वक्त गीता ने चाय का कप गायत्री देवी के सामने रख दिया। ये लीजिए मासा, चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। कप को सूंघते ही उन्होंने अपनी नाक चढ़ा ली और गुस्से में गीता को देखने लगी। इतनी पतली चाय? गायत्री देवी ने कहा। लगता है सारी मलाई खुद ही चट कर जाती हो। चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही हो। डस्टबिन में फेंक दो इसे। यह बात सुनते ही गीता ने अपना सिर नीचे कर लिया। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती थी। सुनो तुम सब, गायत्री देवी ने कहा, मैं यहाँ बस शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। शनाया का होने वाला ससुराल हैसियत में हमसे बहुत बड़ा है और बहुत पैसे वाला है। वैसे तो मैं चाहती नहीं थी कि तुम लोग शादी में आओ, लेकिन पार्टी में आने वाले लोग इस बात को लेकर तमाशा खड़ा कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों ने समाज में हमारा नाम जो बहुत रोशन कर रखा है। यह बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, गायत्री देवी ने कहा, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट ही लेकर आना। पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उनके सामने 5000 वाला बुके लेकर मत आ जाना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। गायत्री देवी ने कहा, कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। यह बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब, अवनी ने कहा, 5 लाख तो बहुत ज्यादा है। हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अनिल ने कहा। अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है। अब तो इतना महंगा गिफ्ट, किडनी बेचो या घर। गायत्री देवी चिल्लाई, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गईं। हॉल में एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा गया। वाह,
गीता ने कहा, बताओ 5 लाख तो ऐसे कह गई जैसे 5 रुपए हों। शनाया की शादी को लेकर तो हर बात में इतना सोच रही हैं। अवनी की शादी में इन लोगों को क्या हो गया था? अवनी की शादी में जितने भी लोग आए थे, मैंने एक एक के लिफाफे देखे हैं। किसी ने 500 के ऊपर लिफाफे में नहीं डाले। फोकट में इतना सारा माल खाकर निकल गए। और आज शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट। गीता ने कहा, 35 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने यह कैसी लीला चल रही है। हाँ लेकिन गीता, अनिल ने कहा। माँ ने कहा है तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? गीता चिल्लाई। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि सोते वक्त तकिए के नीचे रख दिया था? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऊपर अभी भी 27 लाख का कर्जा है। कहां से लाएंगे इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे? लेकिन माँ यहाँ से बहुत गुस्से में गई हैं। अनिल ने कहा, हम एक काम करते हैं कि यह घर गिरवी रख देते हैं। नेकलेस भी आ जाएगा और बाकी बचे पैसे गौतम के दोस्त को दे देंगे। डैड, अवनी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सिर्फ शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख सकते, वो भी दादी सा की झूठी शान के लिए। हाँ, गीता ने कहा। और घर गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पर। यह बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। गौतम अगले ही पल अपनी नजर घुमाकर अवनी को देखने लगा। इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी बेटा, अनिल ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम लोग सस्ता सा नेकलेस ले लेते हैं। यस मॉम, गीता ने कहा। आजकल बहुत अच्छे डुप्लीकेट डिजाइन आए हैं जो क्लासी भी हैं और शनाया डेली वेयर में भी यूज कर सकती है। गौतम, कार निकालो, लेट्स गो। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। यह जोधपुर की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, जहां कई शादी करने वाले लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आते थे। शॉप की चकाचौंध को देखकर अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ और अपने गले में बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था, जिसे देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि वही दुकान का मालिक है। खम्मा घनी सा, शॉप ओनर ने कहा। खम्मा घनी, आओ आओ, कहिया क्या दिखाऊं? हमें नेकलेस और इयररिंग्स देखने हैं। अवनी ने कहा। हाँ यालियो, शॉप ओनर ने कहा। या देखो, एक से एक डिजाइन है। शॉप ओनर ने अगले ही पल एक के बाद एक बहुत सारे महंगे नेकलेसेस का ढेर लगा दिया। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस उसके बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगाने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ पसंद नहीं किया था। यह देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी को इशारों में बात करते देख उसे लगा कि कहीं यह फ्रॉड तो नहीं, जो ऊपर से खानदानी पर अंदर से कंगाल हैं और यहाँ चुपके से अपना हाथ साफ करके चले जाएंगे। उसने अगले ही पल बाहर खड़े गार्ड को इशारा कर दिया और गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। साथ ही अवनी, गौतम और गीता पर नजर रखने लगे, जिसे देख अवनी और गीता घबरा गईं। गार्ड्स को देखते ही गीता और अवनी हड़बड़ा गईं। गौतम जानबूझकर अवनी और गीता का ध्यान एक सुंदर नेकलेस की ओर लगाता है और अवनी अगले ही पल उन्हें नजरअंदाज करके नेकलेस ट्राई करने लगी। अजी,
शॉप ओनर ने कहा, मैं थारे सामने इतना महंगा डिजाइन को ढेर लगा दियो। अब या मैं भी थारे को पसंद को नहीं आयो तो मने बता दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अवनी ने कहा, मुझे इसमें से पसंद है। लेकिन काहे भाई जी? शॉप ओनर ने कहा, मैं तन्ने झूठ को नहीं बोल रही हूं। दुकान वाले खूब ग्राहक आवे हैं, लेकिन मैं कदे काउंटर से उठकर कोनो गहना कौन दिखाऊं? मारी दुकान का सेल्समैन ही दिखावे हैं। थैंक यू। अवनी ने कहा, मैं इसमें से पसंद कर लेती हूँ। यह बात कहते हुए अवनी टेबल पर रखा नेकलेस ध्यान से देखने लगी। उस नेकलेस की चमक से यह साफ पता चल रहा था कि वो बहुत महंगा नेकलेस था, जिसके ऊपर ग्रीन स्टोन्स का काम किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन पूरे नेकलेस पर बनाए हुए थे। लेकिन अवनी की सुई कहीं ना कहीं उसी नेकलेस पर आकर अटक चुकी थी। गौतम उस नेकलेस को देखकर अवनी की आंखों में आई गहरी चमक को देख रहा था। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी अवनी के लिए वो नेकलेस खरीद ले। अजी, यह तो बहुत ही रेयर पीस है। शॉप ओनर ने कहा, प्योर जोधपुरी डिजाइन, काम भी चोखो और डिजाइन भी चोखो। भाई जी थे पहनकर देखो। यह कहते हुए ओनर ने टेबल से वो नेकलेस निकाल लिया। नहीं नहीं, अवनी ने कहा, यह बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। हमारा बजट सिर्फ 500 है। 500? शॉप ओनर का दिमाग सनक गया। उसके चेहरे का रंग लाल पड़ गया। अगले ही पल वो टेबल पर रखे नेकलेस गुस्से से समेटने लगा। आसपास खड़े बाकी के सेल्समैन और गार्ड्स भी अपना काम छोड़कर अपने सेठ को देख रहे थे। क्या हुआ? अवनी ने पूछा। आप ये सारे पीसेस समेट क्यों रहे हैं? तो काई करूं? शॉप ओनर ने कहा, थाने पैक करके दे दियो। अरे भाई जी, जब थारो बजट है ही कोई नहीं तो यह बात तो मने पहले बतानी चाहिए थी। बेमतलब मारो टाइम खराब कर दियो। अरे ऐसी बात नहीं है। अवनी ने कहा, हम नेकलेस ले तो रहे हैं, बस हमें थोड़ा सस्ता चाहिए। अरे भाई जी, शॉप ओनर ने कहा, जब इतना महंगा गहना लेने की हैसियत ही कोनी तो मने बता देते। पता नहीं कहां से आ जावा है। खामखा इतना महंगा सेठ खुलवा दिया। अपने सेठ की गुस्से भरी बात सुनकर सभी सेल्समैन अपना काम छोड़कर उसके पास आकर खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर गीता और अनिल का गला सूख गया। मैडम, एक सेल्समैन ने कहा, पहले बोल देते कि आपका बजट नहीं है, और जो नेकलेस आपने देखा वो भी बहुत रेयर है। आपको देखने से पहले ही बोल देना चाहिए। अरे तो हम क्या करें? गीता ने कहा, यही साहब हमारे सामने ज्वेलरी का ढेर लगा रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती है? वाह भाई, शॉप ओनर ने कहा। उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे। माने तो घनी देर पहले ही समझ में आ गया था। शॉप ओनर ने कहा कि थारी जेब में पैसा कोनी, बस मैंगो सामान, बस बहुत हो गई थारी बात। गीता चिल्लाई, कब से सुन रही हूँ। राजू, ले पुलिस ने फोन कर। शॉप ओनर ने कहा, मारी दुकान में आकर मैं धमकी दे। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। यह देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। गौतम, चलो, अवनी ने कहा, हम कहीं और चलते हैं। मैडम, एक सेल्समैन ने कहा, कहीं और जाकर उनका भी टाइम खराब मत कर देना। यह बात सुनते ही काउंटर से दूसरा सेल्समैन निकलकर बाहर आ गया और गुस्से में गौतम और अनिल को देखने लगा। अरे सर, दूसरे सेल्समैन ने कहा, इन लोगों की वजह से ही मार्केट बदनाम होता है।
मैंने कल भी इन दोनों को एंटीक मार्केट में देखा था। वहाँ भी ऐसे टाइम पास करने के लिए शोरूम में घुस गए और 30 लाख का एंटीक स्टैचू तोड़ दिया। पर जब पैसे भरने की बारी आई तो वहाँ से 9-2-11 हो गए। अच्छा, शॉप ओनर ने कहा, तो ये वही लोग हैं। अब मुझे समझ में आया, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं खरीद सकता। शॉप ओनर ने कहा, इसलिए महंगा नेकलेस देखकर उसे चोरी करने का इरादा है इसका। क्या कहा तुमने? गौतम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं खरीद सकता हूँ कि नहीं? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। दुकान का सेठ अब किसी भी पल गौतम के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार था। यह देखकर अवनी के सिर से पसीना आने लगा और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अरे, वो नेकलेस 12 लाख को है। शॉप ओनर ने कहा, तू खरीद सके है कई, और खरीद सके है तो फिर लापिसा दे। तमाशा लग चुका था। दुकान में मौजूद कुछ कस्टमर्स की निगाहें भी गौतम और अवनी पर टिकी थीं। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। वहीं गीता गौतम की चुप्पी को देखकर मन ही मन उसे कोस रही थी। अवनी ने सभी लोगों की सवालिया निगाहों से बचने के लिए दुकान के ओनर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू गिरते, वो अपने आप को संभालते हुए बोली, सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अवनी ने कहा, मुझे पहले आपको अपना बजट बता देना चाहिए था। आपके पास 500 तक की कोई ज्वेलरी नहीं है तो कोई बात नहीं भाई जी, या बात कोनी। शॉप ओनर ने कहा, हमारे पास तो हर तरह का गना से लेकिन थे बताओगे वो हिसाब से ही तुमने पतो चलेगो। यह बात कहते हुए शॉप ओनर गुस्से भरी नजरों से गौतम को देखने लगा। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया, जिसकी कीमत 60,000 थी। अवनी ने नेकलेस पैक करवाकर गीता को देखा। मॉम, इन्हें पैसे दे दो। पूरा मूड खराब कर दिया, गीता ने बुदबुदाया। और यह सब हुआ इस मनहूस गौतम की वजह से। सीना फुलाकर इतनी बड़ी शॉप पर ले आया, जैसे कि इसकी जेब में पैसा भरा हो। गीता ने बड़बड़ाते हुए गौतम से अपना पर्स छीन लिया, जो गौतम ने पकड़ा हुआ था। गीता ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश काउंटर में जमा करवा दिए और गौतम को गुस्से में देखते हुए शॉप से बाहर निकल गई। अनिल और अवनी भी उसके पीछे नेकलेस का बैग लेकर बाहर निकल गए, लेकिन गौतम अभी तक वहीं खड़ा शॉप ओनर को गुस्से में देख रहा था। क्या हो गया भाया? शॉप ओनर ने कहा, गई थारी बीड़नी। जब जेब में पैसा ना होवे ना तो आदमी ने हवा में ना उड़नो चाहे जे। यह बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके गुस्से का गुबार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा अवनी कार के बाहर उसका वेट कर रही थी। अवनी, तुम लोग घर जाओ, गौतम ने कहा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह बात सुनते ही कार में बैठी गीता के कान खड़े हो गए और वो कार से उतर गई। अभी और क्या बाकी रह गया है करने को? गीता ने कहा। अंदर इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा। तू ही हमें इतनी महंगी शॉप पर लेकर आया था, अब पता नहीं इसके बाद क्या नया। आप गलत समझ रही हैं मम्मी जी, गौतम ने कहा। मैं यहाँ से सब्जियां खरीदने जा रहा हूँ, डिनर के लिए घर में कुछ नहीं है। अरे जाने दो गीता, अनिल ने कहा। मार्केट जाए या कहीं और जाए, हमें क्या मतलब। कम से कम थोड़ी देर तो हमें इसकी मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी।
यह बात सुनते ही गीता कार में वापस बैठ गई। अवनी के दिमाग में अब तक नेकलेस की बात चल रही थी। वो भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गई और एक झटके में वो तीनों घर की तरफ निकल गए। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाही चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया। शॉप में अब भीड़ बढ़ चुकी थी। ओनर के साथ साथ सभी सेल्समैन कस्टमर्स को अटेंड करने में लगे हुए थे। उसी वक्त शॉप ओनर के सबसे पालतू सेल्समैन की नजर गौतम पर चली गई। लेकिन अवनी की बेइज्जती की बात तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब गौतम ने जो किया वो इस ज्वेलरी शॉप के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। और वो काउंटर से निकलकर गौतम के सामने खड़ा हो गया। सर, अभी शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सेल्समैन ने कहा, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। वो 12 लाख वाला नेकलेस निकालो, गौतम ने कहा। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। काई के नेकलेस भाया, शॉप ओनर ने कहा, दिमाग बाहर छोड़ आयो कहीं। सेठ जी, लगता है अचानक इसके अंदर का मर्द जाग गया है, एक सेल्समैन ने कहा। सभी गौतम को देखकर तरह तरह के ताने बरसाने लगे, लेकिन गौतम खामोश खड़ा अपने सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में देख रहा था। अगर तुम्हारी हंसी ठिठोली हो गई हो तो काम की बात करें, गौतम ने शांति से कहा। ओह कम ऑन, सेल्समैन ने कहा, तुम सच में वो नेकलेस खरीदना चाहते हो? वो तुम्हारी औकात से बाहर है। मेरी औकात कितनी है वो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, गौतम ने कहा। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बनकर आया हूँ। अरे का बहुत होगी की चेंज, शॉप ओनर चिल्लाया। उठाओ साले ने और बाहर निकालो। अब तो तू यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन ही जाएगा। इस शॉप का पूरे मार्केट में बहुत नाम है, शॉप ओनर ने कहा। एक आवाज में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर तेरा क्या हाल करेंगे वो मैं बता भी नहीं सकता। पहले तुझे यहाँ लोगों की मार पड़ेगी और उसके बाद पुलिस की मार। बहुत हो गया तेरा। यह बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो पीछे नहीं हटने वाला था। हेलो मुंशी जी, गौतम ने फोन लगाया। ओल्ड सिटी, अजीत कॉलोनी, शॉप नंबर 105। जल्दी आइए, आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। जी हुकुम, मुंशी जी ने कहा। सेल्समैन ने यह बात सुनकर हंसते हुए गौतम के कंधे पर हाथ रख दिया। किसे फोन किया है? सेल्समैन ने पूछा। किसी सुरमा को जो आकर तुझे बचाएगा। वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा, गौतम ने शांति से कहा। सेल्समैन का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी ने कहा। प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडे लोग। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी खड़ा है, एक औरत ने कहा। अजी, इन लोगों की तो जात ही ऐसी होती है, दूसरे ने कहा। चोरों चक्कों को क्या फर्क पड़ता है? और देखो वो खड़ा ऐसे है जैसे पूरी दुकान खरीदनी हो। शॉप के हर कोने में खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाले तमाशे का इंतजार था। सेल्समैन और शॉप ओनर की नजरें भी घड़ी पर टिकी थीं। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गईं। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर आकर खड़े हो गए। सभी के कानों में ब्लूटूथ लगे थे और सभी हाथों में वॉकी टॉकी से एक दूसरे को कमांड दे रहे थे।
इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर आसपास के लोग भौंचक रह गए। शॉप ओनर भी काउंटर से बाहर निकलकर देखने लगा। उसी वक्त एक ब्लैक कार से मुंशी जी बाहर निकले और शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी जी को शॉप में एंटर करते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई दिया। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कान्हाफूसी शुरू हो गई। खम्मा घनी हुकुम। मुंशी जी ने कहा, आप इतनी छोटी दुकान में? मुंशी जी, गौतम ने कहा, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस आदमी ने अभी अभी मुझसे मेरी औकात पूछी है। यह कहते ही गौतम ने सामने खड़े सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुंशी जी ने गरजते हुए कहा, हुकुम से इस तरह बात करने की? तुम जानते भी हो इस वक्त किसके सामने खड़े हो? सिर्फ 1 मिनट लगेगा यह पूरी दुकान और तुम्हें खरीदने में। मुंशी जी की तेज आवाज सुनते ही 2-3 गार्ड्स शॉप के अंदर आ गए और घूरकर शॉप ओनर को देखने लगे। उन हट्टे-कट्टे गार्ड्स को देखते ही ओनर का गला सूख गया। मुंशी जी गुस्से में उसे देखने लगे। ओनर गौतम के रुतबे और ताकत को पहचान चुका था। साथ ही उसके सारे सेल्समैन भी समझ चुके थे कि गौतम भले ही दिखने में आम आदमी था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और थी। गौतम ने देखते ही देखते मुंशी जी को इशारा कर दिया। मुंशी जी उसी वक्त कार से एक बड़ा सा बैग निकालकर गौतम को दे दिया। गौतम ने बड़ी शान से बैग खोलकर टेबल पर रख दिया। बैग खुलते ही सभी के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। बैग पैसों से लबालब भरा हुआ था। इतना पैसा वहां मौजूद सेल्समैन ने शायद पहली बार ही देखा था। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर के पैर कांपने लगे। वो अगले ही पल गौतम के पैरों में गिर गया और उसने अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। मने माफ कर दो हुकुम। शॉप ओनर ने रोते हुए कहा। हाँ मिस्टर सेल्समैन, गौतम ने कहा, अब बताओ तुम्हें मेरी औकात देखनी है? यह बात सुनते ही सेल्समैन ने अपना सिर झुका लिया और गौतम के पैरों में झुक गया। सर प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, सेल्समैन ने कहा। मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक है, गौतम ने कहा। इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा तुमने किसी का मजाक बनाने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात कहते हुए गौतम ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। गार्ड ने अगले ही पल उन दोनों को गौतम के पैरों से उठाकर काउंटर के पास खड़ा कर दिया। थोड़ी देर पहले जो लोग गौतम का मजाक बना रहे थे, अब उनकी नजरों में गौतम के लिए एक अलग ही तरह की इज्जत थी। अब वो नेकलेस निकालो, गौतम ने कहा, जो मेरी वाइफ ने पसंद किया था। यस सर, शॉप ओनर ने तुरंत कहा। उस नेकलेस को देखते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते उसने शॉप से बहुत सारे महंगे गहने खरीद लिए। यह देखकर शॉप ओनर का सिर चकराने लगा। गौतम सारी ज्वेलरी खरीदकर शॉप के बाहर आ गया और कार के पास आकर खड़ा हो गया। मुंशी जी, गौतम ने कहा, इन सारे जेवरों को अच्छे से पैक करवा देना और साथ ही कुछ महंगे गिफ्ट्स भी ले ला।